गीता बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है। इस करार से यूरोप के 27 देशों में भारतीय उत्पादों की धमक बढ़ेगी। साथ ही देश में यूरोपीय निवेश बढ़ने से नौकरियों के भी बड़े मौके मिलेंगे। क्या है इस समझौते के मुख्य बिंदु, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो समझौता हुआ है, जिसे ऐतिहासिक भी माना जा रहा है, कहा जा रहा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, समझौता होना तो अच्छी बात है। पर मैं समझता हूँ कि विश्व के मानचित्र में अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं उनको बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता। उसको इसलिए अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता था कि दो मुल्कों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, कोई कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, कोई अलग एस्पेक्ट है। पर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो समस्या दूसरी जगह पे आती है। जो मल्टीलैटरल ट्रेड प्रोसेस है, जिसमें कि कई तरह के सेफ्टी एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे बैलेंसेस जुड़े होते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में दो मुल्कों के बीच में या दो, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, वो एक मुल्क नहीं है, कई मुल्कों का एक समूह है। उसके साथ एक हमने समझौता किया। पर उसका मतलब ये नहीं है, एक तो कि जैसा कि माना जा रहा है कि उस यूरोपियन यूनियन के सारे मुल्क उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक तो ये भी है। अब ये अलग बात है कि सब मान भी लेंगे, ये भी हो सकता है। पर यह है कि उसमें हर एक मुल्क की अपनी जो सॉवरेंटी है वो अपनी जगह पर है, वो यूरोपियन यूनियन के समझौते से नहीं हो जाता। दूसरी चीज जो है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता हुआ वो कोई इलेक्टेड लीडरशिप के साथ नहीं हुआ। ये समझौता हुआ है यूरोपियन यूनियन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वर्चुअली दे आर ब्यूरोक्रेट, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट होते हैं, उन प्रोटोकॉल के हिसाब से दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू चेक। भारत के लिए यूरोप का बाजार जो है वो खुल जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमारे जो गारमेंट और टेक्सटाइल का मार्केट है वो खुल जाएगा, साथ में बहुत सारे और भी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह हैं, इन चीजों के मार्केट्स वहां खुलने के उम्मीद जताई जा रही है। पर ये एक तरफा हम देख रहे हैं कि भारत को क्या, कितना भारत वहां जाकर कितना व्यापार करेगा। देखिए, कोई भी एग्रीमेंट जो है म्यूचुअल होता है। यूरोप को भारत का बाजार जो है वो खुल जाता है पूरा। और यूरोप का भारत का बाजार खुलना जो है वो भी एक बहुत बड़ी बात। भारत में यूरोप के कार से लेके शराब तक, बियर तक, वो खुल के आ जाएगी एट अ वेरी लो और वर्चुअली जीरो टैक्स पर। तो उसका क्या असर भारत के अर्थव्यवस्था पे होगी, हमने अभी उसका असेसमेंट नहीं किया है। ठीक है। क्योंकि अगर आप सीधी सी बात देख लीजिए, अगर यूरोप के कार्स जो है वो भारत में आ जाते हैं और उसमें 40% से लेकर 10% तक की टैरिफ ही लगेगा, टैक्सेस लगेंगे। यानी कि हमारे इस वक्त जो है उस पे करीब 60% से लेके 110% टैक्सेस लगते हैं। तो यूरोप के सामान जब भारत में इतने सस्ते हो जाएंगे तो भारत के बाजार पर उसका क्या असर पड़ेगा, हमने ये अभी नहीं सोचा और इस बारे में खुलकर बात भी नहीं की गई है। ऐसे इशू पे मैं समझता हूँ कि जब इतने लंबे अरसे से ये सारी बातें चल रही हैं, ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, सालों लगे हैं इस बात को करने में। तो ये सारी बातें भारत के समाज में खुल के होनी चाहिए थी कि भारत को यूरोप का मार्केट खुलेगा, अच्छी बात है, वहां जाके हम अपने व्यापार कर सकते हैं, हमारा व्यापार बढ़ने की उम्मीद है, बड़ी अच्छी बात है। पर यूरोप के बाजार से जो भारत में सामान आएगा उसका भारत के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक मार्केट है, उस पर क्या असर होगा, इस पर हमने कभी खुलकर बात नहीं की। अब हम उस बारे में सोचने लगे हैं कि इसका क्या असर होगा। गाड़ियां, अगर यूरोप की गाड़ियां, लोगों का कई बार क्रेज है, मर्सिडीज से लेके आपके तमाम गाड़ियां ऐसी हैं, फॉक्स वैगन है और सारी चीजें हैं जिसका भारत में क्रेज है। तो ये सारी चीजें जब और इतनी सस्ती हो जाएंगी तो 16 लाख की, मान लीजिए यूरोप से इंपोर्ट की अभी जो गाड़ी है, वो अगर उसमें 3-4 लाख की भी कमी आ जाती है तो भारत के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके साथ जो कंपटीशन होगा
उस पर भारत के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका क्या असर होगा, ये हमने अभी एग्जैक्टली एसेस नहीं किया है। दूसरी चीज, लिकर पर जो है अभी वैसे ही हाई टैक्सेस हैं, और इसकी वजह से जो है यूरोप से लिकर, हालांकि लोग चाहते हैं कि यूरोप के लिकर भारत में आसानी से उपलब्ध हो, कुछ हो भी गया है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है। पर ये सारी चीजें जब सस्ती होंगी तो भारत जो है, अब भारत अच्छी लिकर बनाता है, भारत भी एक्सपोर्ट करता है, तो इन चीजों का क्या असर होगा भारत के लीकर इंडस्ट्री पे, इस पे भी हमें असेसमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर यूरोप का लीकर माना जाता है कि सामान्य रूप से विश्व में सबसे अच्छे लीकर वहीं बनते हैं, तो उसका असर भारत में क्या पड़ेगा, ये भी देखने की चीज है। तो इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारे ऊपर जो है कई तरह के असर आ सकते हैं, जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट एक दिन का तो नहीं है, लंबे अरसे का है। इस लंबे अरसे में भारत को सही में कितना फायदा होगा, और भारत को यूरोप से जो आयात बढ़ जाएंगे, हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कल भी जो है, जो हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 30-40 बिलियन तक का हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब होगा, ये हो पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहना बहुत आसान है। अभी $10 बिलियन का ही है मुश्किल से, वो भी नहीं है, उससे कम है। तो वो अचानक 4 गुना बढ़ पाएगा कि नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। चाइना ने जिस तरह से अपने मार्केट बनाया है, और वो विश्व में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां उसने नहीं बनाया, यूरोप हो चाहे अमेरिका, तमाम चीजों के बावजूद आज भी चाइना जो है अपने गुड्स जो है वो लगातार एक्सपोर्ट कर ही रहा है। और चाइना की सबसे बड़ी जो खासियत है, तो उनकी जो कॉस्टिंग होती है विश्व में सबसे कम हो जाती है। हमारे यहाँ कॉस्टिंग का जहां तक बात आती है, कॉस्टिंग हम बहुत ज्यादा हो पा जाता है, कई वजह से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने एक चीज तो ये मान लिया है कि हर साल हर चीज के दाम बढ़ाने हैं। रैशनल है या नहीं है इसको हम नहीं सोचते हैं, कि साल हो गया दाम तो बढ़ेंगे ही। तो ये जो दाम बढ़ने के जो पूरा प्रोसेस है, उसको हम लगातार हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, सारे कॉस्ट बढ़ते चले जाते हैं। और इस पे एक चीज जो हमारे हिंदुस्तानी कॉर्पोरेट है उनका भी योगदान है। वो भी चाहते हैं कि चीजों के दाम बढ़ते रहेंगे। इनको दाम बढ़ने का मतलब है कि उनका इनपुट कॉस्ट रियली बढ़ रहा है, पर उनके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ते चले जाते हैं। तो 22 से 40% एवरेज प्रॉफिट्स हैं उनके। तो इन सारी वजहों से जो है हमारे जो एक्सपोर्ट गुड्स होते हैं वो भी महंगे हो जाते हैं। हम इस बारे में नहीं सोचते हैं, पर क्योंकि यहाँ के कॉर्पोरेट सिर्फ अपनी मुनाफे के बारे में सोचते हैं, और भारत का इतना बड़ा बाजार है, बाहर बेचने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान से ही आप इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये इस एस्पेक्ट को भी हमें देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें पूरी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है उसको रिओरिएंट करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हम प्रॉफिट्स कमाएंगे, चीजों के दाम बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट करने की जब बारी आएंगे हम सरकार से कहेंगे कि हम इंसेंटिवाइज कीजिए, या हमारे टैक्सेस कम कीजिए। इस तरह की चीजें जो आप कहते हैं करते हैं, तो वो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ही एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है। तो हमें बिजनेस प्रैक्टिसेस भी हमें उसी तरह से करने पड़ेंगे जैसा कि हमें करना चाहिए, न कि हम इस तरह से बिजनेस प्रैक्टिसेस रखें कि सारी बोझ सरकार उठाए और फायदा जो है वो कोई और ले। ये अपने आप में हमारे एक पूरी जो इकोनॉमी में एक हमारा डिसएडवांटेज है, तो उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर आप देखें, चाइना की बात हम करते हैं, चाइना एट लो कॉस्ट जो क्वालिटी देता है, आज भी अगर भारत में मोबाइल बन रहे हैं, चाहे कोरियन हो चाहे चाइनीज गुड्स के बने हुए यहाँ बाजार में जो जा रहे हैं और हम करें उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारी चीजें वहां से आके सिर्फ हिंदुस्तान में तो असेंबल ही किया जाता है। तो उसके बावजूद जो कॉस्ट हम दे रहे हैं वो कम पड़ता है। तो हमें इस तरह से पूरी जो कॉस्टिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग में हो किसी भी वस्तु में हो, उसमें हमें कॉस्टिंग को पूरा देखना पड़ेगा। बिजली की बात आप कर लें, अगर हिंदुस्तान की बिजली की बात कर लें, अब हिंदुस्तान के बिजली की जो कंपनियां हैं, अभी कल ही रिपोर्ट आया है
कई स्टेट में 677% पे प्रॉफिट कर रहे हैं। यानी कि बिजली के दाम जो होना चाहिए उससे वो 600 गुना ज्यादा ले रहे हैं, आप 77% छोड़ भी दे तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो सही नहीं है। इंटरनेशनल अगर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं तो उसको भी देखते हैं। इसलिए यूरोप कितना फायदा उठाएगा और हम चाइना के मुकाबले हम कितना फायदा उठा सकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सरकार के कहना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और नौकरियां बढ़ेगी। सरकार का कहना ठीक है, नौकरियां बढ़नी चाहिए, तो वाकई इतना बढ़ पाएंगे कि नहीं, ये हमें देखने की जरूरत है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का हम देखते हैं, भारत के प्राइवेट सेक्टर खास करके जब नौकरियों की बात आती है तो आसानी से वो रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। और ये जो आसानी से जब रिक्रूटमेंट वो नहीं करते हैं तो उसका जो असर हमारे पूरे सिस्टम पे पड़ता है, पूरे व्यापार पे होता है, उस बारे में हम जो है ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हमें आज अगर करना है तो हमें इन सारी चीजों पे सोचने की जरूरत है कि आखिर हमें अगर मान लीजिए यूरोप का मार्केट है और हमें चाइना से compete करना है, क्या हम कर पाएंगे? क्या हमने ऐसे स्ट्रेटेजाइज किया है? अभी तक हमने नहीं किया है। हम जो है आज भी अगर आप देखें, ये यूरोपियन मार्केट में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बलबूते पे नहीं है कि हमारी कॉस्टिंग कम हो रही है, हम इस बलबूते पे जा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन हमसे टैक्सेस कम लेगा। अगर वो थोड़ी सी भी टैक्सेस बढ़ा देगा तो, और ये जरूरी नहीं है कि टैक्सेस फ्लेक्सिबल है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रेजुअली घटाए जाएंगे, फेजेस में घटाते चले जाएंगे, 10% हो जाएगा, 0% हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जब लोकल प्रेशर्स कई बार आते हैं तो टैक्सेस बढ़ाने भी पड़ते हैं लोकल लेवल पे, तो उस वक्त हम किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करके ऐसे मार्केट को पेनेट्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे बेसिक्स जो है वो वीक है। और वो उसको जब तक हम सही नहीं करेंगे तो ना हिंदुस्तान में जो नौकरियों की हम बात कर रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद हम देख चुके हैं कई सालों से हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है कोई इस तरह से नहीं बढ़ पाई है। तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग वाकई बढ़ सकेगी या नहीं बढ़ सकेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब तक ये मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली नहीं बढ़ता है, देखिए इस वक्त जो है अगर मुल्क की डिमांड आप देखें, मुल्क की डिमांड कम है, इस वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग कम है। क्यों कम है? क्योंकि मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है, जो पर कैपिटा परचेसिंग पावर है, वो कम है। तो हम इन चीजों को जब तक सही नहीं करेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि विदेशों में एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारी इकोनॉमी चलेगी, ये कुछ हद तक तो सही है ये स्ट्रैटेजी, पर ये कंप्लीटली सही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर देखिए, जब भी किसी भी मुल्क में आप देख लीजिए, चाइना को ही आप, हम बार बार हम बात चाइना की बात करते हैं, जो जर्मनी की जो बात हम करते रहते हैं, तो जर्मनी क्वालिटी देता रहा है, फ्रांस क्वालिटी देता रहा है, और उस क्वालिटी के साथ साथ जो है वो उन्होंने एक प्राइसिंग का एक ऐसा सिस्टम रखा है कि दूसरे देशों के लिए वो लुभावना हो जाए। तो हमें पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी और जो लोगों के ख्याल रखने की जो स्ट्रेटेजी, जिसमें नौकरी है, हेल्थ केयर है, ये सारी चीजें, उसको हमें पूरे मुल्क में लागू करना पड़ेगा। आज हम कह रहे हैं कि हम चौथी इकोनॉमी हो गए, भाई चौथी इकोनॉमी हो गए तो सरकार के अंदर से ये कहा जा रहा है, नीति आयोग से भी ये कहा जा रहा है कि चौथी इकोनॉमी तो हो गए, पर जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज्यादा है हमारे। हम जापान के साथ अपनी कंपेयर करते हैं, पर जापान से हमारे बीच में जो पर कैपिटा इनकम का है वो 12 गुना का फर्क है। तो ये जब सारी चीजों को हम एड्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ ये कहना कि एक लेवल पे हम चौथी इकोनॉमी हो गए हिंदुस्तान का, तो ये है कि हिंदुस्तान के एक आदमी अगर 1 रुपया भी रोज कमा ले तो 1,40,000 रुपए हो जाते, 40,000 करोड़ इस तरह से इतने बढ़ जाता। तो हिंदुस्तान का इकोनॉमी का इस तरह से रिफ्लेक्शन और हिंदुस्तान में जो एक्चुअल ग्रोथ है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हमें उन चीजों को बांटना पड़ेगा, उन चीजों को ख्याल रखना पड़ेगा। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो एक एग्रीमेंट है, अच्छी बात है, मुल्कों के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, पर भारत को इसके साथ साथ जो है WTO, यूनाइटेड नेशंस, इस तरह के मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी सशक्त बनाने की जरूरत है। आज अगर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सशक्त, तो US टैरिफ से हमें इतना डरना नहीं।